बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। पीटीबी सिलेबस है ये, यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये आप लोगों के लिए बेटे एक नया टॉपिक है। 8th क्लास तक ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाता, तो ये एक नया टॉपिक होगा आपके लिए। लेकिन ये है बहुत इजी, बहुत आसान ये टॉपिक है, बहुत आसान इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बिल्कुल वेरी फर्स्ट से, यानी इसकी बेसिक से हम कोशिश करेंगे सारी इसकी थ्योरी भी पढ़ें, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव बन सकती हुई, यानी कोई ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट हुआ वो भी मैं आपको साथ में गाइड करूंगा कि ये इसमें से बन सकता है ऑब्जेक्टिवली। और बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो भी हम इंशाल्लाह हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन से। ये जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बता रहा है कि द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसका यूज़ पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और दूसरा इन विच फील्ड्स ऑफ साइंस या इन विच फील्ड्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड। ये दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि इसका जो यूज़ है वो इन फील्ड्स में होता है, मैथमेटिक्स में होता है, फिजिक्स में, स्टैट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और दूसरी ब्रांचेस में जो कि साइंस की ब्रांचेस हैं। द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इसका ज़्यादा रोल है। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। ठीक है, आर्थर कैले ने इसका आइडिया दिया सबसे पहले। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन यानी रियाजीदान है, ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का। ठीक है, हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858, जिसने सबसे पहले इस थ्योरी को डेवलप किया, यानी ये थ्योरी को पेश किया, जो कि थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस कहलाती है। और इसमें अब नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिसेस किसे कहते हैं। ठीक है, यानी मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, और मैट्रिसेस बेटा इसका प्लूरल होता है, यानी ये जो वाहिद होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा की हम बात कर रहे होंगे तो वो मैट्रिसेस कहलाएगा। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी हुई है हमें कि अ रेक्टेंगुलर एरे पढ़ना है, इसको एरे भी पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स, इसको अरे है, क्योंकि अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें तो अरे होगा ये। अ रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर को कहते हैं हम मुस्ततील। ठीक है, मुस्ततील क्या होता है कि ऐसी शक्ल होती है, यानी बंद शक्ल होती है, अगर हम उर्दू में कहें इसको, तो ऐसी बंद शक्ल कि जिसकी दोनों आमने सामने वाली साइड जो हैं वो लंबाई में बराबर होती हैं। जैसे मैं अगर आपको कोई एक मुस्ततील दिखाना चाहूँ तो वो इस तरह की होती है। ये देखें, ये एक रेक्टेंगल है, इस तरह की शेप, ये जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये मैट्रिसेस वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने ये यहाँ पे शो किया है, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, यानी इस शेप की। रेक्टेंगल अरे कहते हैं बेटे तरतीब को। ठीक है, रेक्टेंगल अरे और फॉर्मेशन एक ही जो है वो वर्ड है, यानी इनका मीनिंग सेम है। ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर का मतलब कि रियल नंबर जो है उनको लिखा जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म में। और रियल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपने 8th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट में पढ़ा होगा, सेट्स के बारे में, जहाँ पे आपको सेट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से सेट्स हैं, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और सारे के सारे सेट्स। उसमें लास्ट पे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बाद बताता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स को मैं दोबारा यहाँ पर राइट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाए और आप थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लें। रियल नंबर्स बेटे होते हैं रैशनल, ठीक है, और इरेशनल का यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, रैशनल को क्यू से शो करते हैं और इरेशनल को हम क्यू डैश से शो करते हैं। ठीक है, अब रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं, ये भी 8th क्लास में सबसे पहले चैप्टर में बहुत स्टार्ट में ही आपको बता दिया गया है, यानी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि वो नंबर्स जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है, वो रैशनल होते हैं, और वो नंबर जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल होते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं डिटेल अभी आपको नहीं डिस्कस कर रहा यहाँ पे, वो क्योंकि 8th क्लास में है, आप दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं वहाँ पे जाके भी। अच्छा बेटे, वो कह रहे हैं कि इस तरह एक रेक्टेंगुलर अरे होगी या फॉर्मेशन होगी रियल नंबर्स की। कलेक्शन कहते हैं ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं, यानी मजमुआ होता है उनका। से मजमुआ यहाँ पे मैं एडिशन नहीं कह रहा, बल्कि एक से ज़्यादा की तादाद के लिए मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। से 0 1 2 3 4, इस तरह जैसे उन्होंने कहा 0 1 2 3 4 है, एंड 7 सच एज, देखिए इस तरीके से उसने लिखा हुआ है इसको, ये
ये फॉर्मेशन जो है इस तरह की होगी 1 3 4 7 2 0 एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, फिर उनको इनक्लोज कर दिया रहे यानी बंद कर दिया रहे, ठीक है। यानी ये जो नंबर्स लिखे होंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इनको फिर उन्होंने क्लोज कर दिया है ब्रैकेट्स के अंदर, और जब ये ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे यानी बंद हो जाएंगे, इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, फिर इस सारे के सारे को हम क्या कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है। यानी ये जो फॉर्मेशन है और इसको जो इनक्लोज किया हुआ है ब्रैकेट्स के साथ, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं कि इट्स अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। उर्दू में इसको कालब बोलते हैं। सिमिलरली 0 1 3 4 यानी ये तो हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म दी हुई है और ये भी रेक्टेंगुलर ही फॉर्म बन रही है, लेकिन इसमें इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको 0 1 3 और 4, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, यानी अगर हम सिर्फ 0 1 3 और 4 को देखें तो ये एक स्क्वायर फॉर्म बन रही है, यानी एक डिब्बे के जैसे हम कह लें इसको। इज एन अदर मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। वी टर्म द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जो नंबर्स यूज होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, जो रियल नंबर्स यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं या उनको एलिमेंट्स कहते हैं। आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है या आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो एंट्रीज होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से राइट करते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो फॉर्मेशन के अंदर रियल नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। व्हाट वी कॉल द रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, इन अ मैट्रिक्स, तो दे आर कॉल्ड एंट्रीज और एलिमेंट्स। ये सेम ऐसे ही है मेरा बेटा, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें सेट की डेफिनेशन को, तो हमें ये 8th क्लास में ये बताया गया था फर्स्ट चैप्टर में, ये स्टार्ट में ही जहाँ पे सेट्स के बारे में डिटेल बताई गई है, वहीं पे हमें ये बताया गया था कि जो सेट के अंदर एंट्रीज और एलिमेंट्स होते हैं या सेट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उनको एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स की भी वही बात है, मैट्रिक्स में भी जो भी नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, उनको एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। ये बिल्कुल सेट के टाइप पे ही उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑफ द मैट्रिक्स, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही थी कि जो प्लूरल होता है यानी जमा होता है मैट्रिक्स का, वो मैट्रिसेस होता है, ठीक है। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली, रवायती तौर पर जो मैट्रिक्स होते हैं इनको डिनोट किया जाता है, इनको शो किया जाता है बाय द कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर से शो किया जाता है इनको ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। सेट के जैसे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सेट्स को शो करते थे, सेट्स को भी हम कैपिटल अल्फाबेट से शो करते थे, और जो उसकी एंट्रीज होती थी सेट्स के अंदर भी, अगर हमने कोई एलिमेंट्स लिखने होते थे तो वो स्मॉल अल्फाबेट्स होते थे, अगर वो अल्फाबेट्स में से आए तो वो हम स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते थे। इसी तरह यहाँ पे मैट्रिक्स में भी, मैट्रिसेस में भी हम जो मैट्रिक्स का नेम है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से शो करेंगे, और जो उसकी एंट्रीज और एलिमेंट्स होंगे हम उसको डिनोट करेंगे स्मॉल अल्फाबेट से। ये क्लियर होगा बेटे बात आपको? थोड़ा सा मैं आपको इसको राइट भी करके दिखा देता हूं यहाँ पे कि इसको हम कैसे शो करेंगे। कि जैसे देखिए, अगर हमारे पास, मैं पहले सेट की बात कर देता हूं कि अगर हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, हम इसको कैपिटल अल्फाबेट से शो कर रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे ए से शो किया, और उसकी एंट्रीज को हम ऐसे शो करते थे A, B, C, ठीक है। और यहाँ पे वही बात देखिए, ये इसकी एंट्रीज हैं, इसको एंट्रीज कहते थे, ठीक है, और ये सेट का नेम है, इसको कैपिटल अल्फाबेट से शो करते थे। अब देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स की बात हो रही है, इसको भी हम कैपिटल अल्फाबेट से शो कर रहे हैं A से, ठीक है, और इसमें जो एंट्रीज आएंगी ये ब्रैकेट्स, और इसमें एंट्रीज आ जाएंगी जैसे A, B, C और D। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो बातें हैं वो दोनों में कॉमन है यही, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा अब हम चलते हैं, इसका एक नया कॉन्सेप्ट हमें बताया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट है रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स की बात की जा रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन, ठीक है। ये वो कह रहा है कि इसको समझना जरूरी है, ये जो इसकी फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग, यानी ये उसने फॉर्मेशन दे दी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इन मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स की बात कर रहा है, यानी ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मैं इसको आइडेंटिफाई भी कर रहा हूँ, यहाँ पे देखे सर्कल किया मैंने जिसको। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज, यानी जो भी एंट्रीज हॉरिजेंटली होंगी, जैसे पेज पे लाइंस होती हैं, मैं यहाँ पे एक पेज शो करता हूँ, अगर आप मेरा बेटा ये पेज देखें तो इस पे ये लाइंस शो हो रही हैं, ये वाली देखें, और जो आप पेज पे लिख रहे होते हैं उस पे भी इसी तरीके से लाइंस लगाई होती हैं या लाइंस शो हो रही होती हैं। तो इनको हम क्योंकि लाइन कहते हैं और लाइन को रो भी कहते हैं, जैसे आपको असेंबली में या वैसे टीचर्स कहते हैं भी आप जो है रो में चलें, रो बनाएं, ठीक है, क्यू भी कहते हैं उसको,
तो यहाँ पे हम इसको रो कहते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। जो हॉरिजेंटली एलिमेंट्स होते हैं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में राइट के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। जैसे ये पहली रो है ये वाली, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है कि वो रो में जो है वो कितने जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। सॉरी, मैं इसको ये कहना चाह रहा था असल में कि इसमें एलिमेंट्स की कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कितने होंगे, लेकिन वो रो एक ही कहलाएगी। जैसे ये R1 है, ठीक है, ये R2 है हमारे पास, ये R3 है हमारे पास, ठीक है। इसमें 3 रोज हैं इस वाले मैट्रिक्स में। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन बाय R1 R2 एंड R3 ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए में रोज कितनी है, 3 हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगर दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें कॉलम की, तो वो क्या होगा, इन मैट्रिक्स बी। अब ये एक और मैट्रिक्स उसने लिया, जैसे ये इसको बी से शो कर रहा है, मैं इसके लिए कलर एक डिफरेंट यूज करता हूं ताकि थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाए मामला इससे। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, ठीक है। ये फर्क है, इसमें वर्टिकल आएगा और पहले वाले में क्या आया था, हॉरिजेंटल आया था, ठीक है। हॉरिजेंटल वे होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर आप अपने आप को देखें, आप खड़े हों तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ये हॉरिजेंटल वे होता है। और टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, इसको कहते हैं वर्टिकल वे या वर्टिकल डायरेक्शन होती है। या हम जो खड़े होते हैं सीधे, वो हमारा वर्टिकल वे होता है, ठीक है। और जब हम लेटते हैं बिल्कुल जमीन, जैसे जमीन है या बिस्तर आप कह लें या बेड कह लें, उस पर लेटते हैं, तो वो डायरेक्शन क्या होती है, वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है हमारी। आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स बी, वो क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। जैसे ये देखें, ये ऊपर से नीचे की जानिब, ऊपर से नीचे की जानिब, ये ऊपर से नीचे की जानिब, ये C1 C2 और C3, इसमें 3 कॉलम्स हैं। इन मैट्रिक्स बी देयर आर 3 कॉलम्स एज शोन बाय C1 C2 एंड C3। अब यहाँ से एक बात ये भी हमें पता चली कि जो रोज है उनको R से शो किया जाता है और जो कॉलम्स है उनको C से शो किया जाता है, या कर सकते हैं हम। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें दिया गया या जो नेक्स्ट लाइंस में लिखा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल रोज हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल कॉलम्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स मे नॉट बी सेम, ठीक है। इसमें कहता है कि जो जितनी भी रोज हैं उन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक है, और जितने भी कॉलम्स हैं उनमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये C1 है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 ही होंगे, ठीक है। इसमें अगर रो की बात करें तो अगर पहले वाली रो में 3 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3 ही होंगे। इस तरीके से वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि किसी एक मैट्रिक्स में 2 रोज हों, ठीक है, और दूसरे में रोज चेंज हों, ठीक है, लेकिन एक मैट्रिक्स में ये चीज़ें सेम होंगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स डिफरेंट हो जाए तो डिफरेंट में डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं, यानी डिफरेंट उसमें रोज हो सकती हैं, डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, या जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब क्या है, बहुत ईजी है ये, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या है इसमें लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट सबसे यही वाली बात है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, के रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, यानी ये बताता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इफ अ मैट्रिक्स M, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को M से शो करें, किसी भी मैट्रिक्स को M से शो करें, हैज M रोज, और उसमें रोज को M से शो करें, स्मॉल m से, और कॉलम्स को स्मॉल n से शो करें, देन M इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर, सॉरी, M जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, M डैश बाय डैश n, यानी M बाय n इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये M एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, M यानी रोज कितनी है, 2, ये देखें यहाँ पे ये R1, ये R2, और इसी तरह ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक हो गया नहीं। तो इसमें 2/3 इसका ऑर्डर होगा फिर, सिंस इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स वेयर एज द मैट्रिक्स n इज इक्वल टू, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो इसको हम 3/3 लिखेंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। नेक्स्ट जो है वो हमें बताया गया जो कॉन्सेप्ट है या जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो है इक्वल मैट्रिसेस। ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ या पॉइंट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। कहता है लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, अगर ए और बी हमारे पास कोई से भी 2 मैट्रिसेस हो, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, तो ए जो है वो बी के इक्वल होगा एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, और इसको हम ए इज इक्वल टू बी से शो करेंगे। इफ एंड ओनली इफ, अगर
ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, जब इनका ऑर्डर सेम होगा, यानी जितनी रोज एंड कॉलम्स ए में होंगे उतनी ही रोज एंड कॉलम्स बी में हों। देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको आपको जुबानी बताऊं फिलहाल बगैर किसी एग्जाम्पल के, तो इसका मतलब बेटे ये है कि जो नंबर जिस जगह पे एक मैट्रिक्स में लिखा है दूसरे मैट्रिक्स में उसी जगह पे जो एलिमेंट लिखा है वो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होती है या कोरिस्पॉन्डिंग प्लेस होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखें आप, ये ए एग्जाम्पल में यहाँ पे जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ इस वक्त, तो ए हमारे पास है 1 3 -4 एंड 2, ठीक है। और यहाँ पे बी जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है ये भी क्या है 1 3 -4 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें इस वाले मैट्रिक्स को तो ये भी वही है। ये देखिए ये 1 2 + 1 क्या होता है 3 और ये वाला -4 और यहाँ पे क्या रहेगा 2, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही वाला हमारे पास मैट्रिक्स है जो ए है, यानी ए की वही एंट्रीज हैं जो बी की एंट्रीज हैं। अब यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग की मैं एक दफ़ा थोड़ी सी आपको समझाना चाहता हूँ डिटेल में, वो ये कि जो एंट्री यहाँ पे देखें इस कॉर्नर पे है, इस मैट्रिक्स के उसी कॉर्नर पे वही एंट्री होनी चाहिए। ये देखें ये कोरिस्पॉन्डिंग है। अब इसके नीचे यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो एंट्री है इससे नीचे भी उसी कॉर्नर पे वही एंट्री होनी चाहिए, तो बिल्कुल है, तो ये भी कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ये मतलब है, ठीक हो गया। इसमें कहता है वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। ए का ऑर्डर जो है वही बी का ऑर्डर है। ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर भी क्या है 2/2। ऑर्डर तब लिखना है जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखें इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर विल बी 2/2। देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज एलिमेंट्स आर इक्वल, इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, दैट्स व्हाई दस ए इज इक्वल टू बी, तो ए जो है वो बी के इक्वल है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है हमें यहाँ पे कि L जो है वो 2 3 -1 और 2 के इक्वल है और M जो है वो 2 3 -1 और -2 के इक्वल है। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ऑर्डर क्या है इनका 2/2, M का भी 2/2 है। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज की बात करें अगर, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सेम है ये। यहाँ पे 3 है ये वाली एंट्री और यहाँ पे भी 3 है, सेम है ये। यहाँ पे देखिए ये -1 है और यहाँ पे भी -1 है, सेम है ये। यहाँ 2 है और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो अगर एक भी एंट्री में बेटा डिफरेंस आ गया तो वो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं होंगी, ठीक है। आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, रीजन मैंने बताई, वी सी दैट ऑर्डर ऑफ एल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम बट एंट्रीज इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आर नॉट सेम। इट मीन्स एल इज नॉट इक्वल टू एम। ये नॉट इक्वल का साइन है, ये आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, लेकिन नहीं भी पढ़ा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इक्वल के ऊपर ये क्रॉस का साइन लगा दें तो ये नॉट इक्वल होता है, यानी एल जो है वो एम के इक्वल नहीं है। अच्छा अब देखें इसमें थर्ड एग्जाम्पल जो हमें दी है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे P जो है वो 2 3 -1 और 2 के इक्वल है और Q जो है यहाँ पे 2 3 -1 2 और 4 0। एक तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि ऑर्डर क्या है, इसका 2/2 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, तो ये ऑर्डर ही सेम नहीं है, ठीक है। ना ही ऑर्डर सेम है फिर एंट्रीज भी सेम नहीं होंगी डेफिनेटली, क्योंकि जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एंट्रीज भी सेम नहीं होंगी, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। तो इसको लिखेंगे P इज नॉट इक्वल टू Q, ये जैसे उसने यहाँ पे राइट कर दिया P इज नॉट इक्वल टू Q है ये। तो इस तरीके से हमारी जो थ्योरी थी एक्सरसाइज से रिलेटेड यहाँ तक वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी थ्योरी से रिलेटेड सारी की सारी एक्सरसाइज है जो अभी हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से अभी हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 1.1 का कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर यहाँ पे राइट करना है, ऑर्डर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए मैं लिख रहा हूं ए में ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर राइट करेंगे 2/2, ठीक है। इसका ऑर्डर 2/2 हो गया। ये बी का ऑर्डर क्या होगा, इसमें भी देखिए 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ये रो 1 ये रो 2। इसी तरह इसका मैं कलर चेंज करता हूं, तो ये देखें ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा 2/2, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखें सी में, यहाँ पे क्या है 1 रो, ठीक है, ये R1 है और ये कॉलम देखें ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यानी इसमें क्या होगा 1/2, ये इसका ऑर्डर होगा 1/2। इसमें देखें अब ये R1 R2 R3, यानी 3 इसमें रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं सिर्फ 1 इस डायरेक्शन में, तो क्या इसका ऑर्डर हो जाएगा, m रोज होती हैं तो इसको राइट करेंगे 3/2,
1, ठीक है, 3 रोज हैं और 1 इसका कॉलम है। इस वाले में देखें ई वाले में 1 2 3 रोज, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 बाय n क्या है हमारे पास 1 और 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3/2 इसका ऑर्डर है। एफ वाले की बात अगर हम करें तो इसमें 1 ही रो है 1 ही कॉलम है, तो ऑर्डर आ जाएगा 1/1। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जी की बात करें अगर हम, ये इसमें 1 रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। इसी तरह कॉलम की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम और ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड, तो इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा 3/3। ठीक है बेटे। अच्छा एच की बात अगर हम करें तो ये रो 1, ये रो 2, कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तो इसका मतलब ये है हम इसको राइट करेंगे 2/3। ठीक हो गया। ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा अगर हम बात करें तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इन सभी में से हमने देखना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं, लेकिन इक्वल इनको आइडेंटिफाई करने से पहले हमने क्या करना है कि जो जो मैट्रिसेस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उनको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे सी की अगर हम बात करें तो सी जो बेटे इसको हमने ऐसे राइट करना है, ये इक्वल होगा असल में 5 - 2 क्या होगा 3 के इक्वल, इसमें जस्ट 1 एलिमेंट होगा तो इसको राइट करेंगे ऐसे। ठीक है जी। इसी तरह और के देखें, ये जी देखें अब यहाँ पे जी भी सिंप्लीफाई होने वाला है, तो जी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 - 1 क्या होगा बेटा 2 और 3 + 3 क्या होगा 6, तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये एंट्रीज हो जाएंगी इसकी। और ये वाला भी सिंप्लीफाई होने वाला है, इसको हम राइट कर देंगे यहाँ पे 3 एंड 3 + 2 क्या होता है 5, यहाँ पे राइट करेंगे 3 एंड 5। अच्छा इसके बाद देखिए ये जे वाला भी सिंप्लीफाई होने वाला है जी। इसमें देखिए यहाँ 2 + 2 है तो इसका मतलब ये 4 होगा यहाँ पे, 2 - 2 इट मीन्स यहाँ पे 0 होगा, 2 + 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 + 0 क्या होगा यहाँ पे 2। अब ये सारे के सारे जितने भी मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। अब हमने देखना है कि कौन कौन से इक्वल हैं, तो उनको हमने लिखना कैसे है कि हम यहीं पे कहीं राइट कर देते हैं इसका आंसर कि ए जो है ए किसके इक्वल है सी के। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ए = सी, ए = सी, जहां पे भी जगह मिलेगी वहां हम राइट कर देते हैं इसको। अच्छा बी जो है ये किसके इक्वल है, बी के एलिमेंट्स देखे 3 5 और यहाँ पे आई के भी 3 5 हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं बी = आई। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद देखे डी किसके इक्वल है, इसके 5 और 3 एलिमेंट्स हैं, और 5 और 3 वाला कोई है, और यहाँ पे फिलहाल तो हमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा मैट्रिक्स इसमें 5 और 3 एलिमेंट्स हो। उसके बाद ई वाला देखें बेटे, इसमें 4 0 6 और 2, ये देखें जे वाला। ठीक है, ई और जे इक्वल होंगे, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ई = जे। एफ देखें ये 2 और 6 है, और जी कितना है वो भी 2 और 6 है, इसको हम राइट कर देते हैं एफ = जी। ठीक है बेटा जी, ये भी इक्वल है। अच्छा और एच की बात अगर करें देखिए ये 4 0 6 और 2, इस इट मीन्स कि ये ई के इक्वल है। अगर ये ई को इक्वल है तो जे के भी इक्वल है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे ई = जे। ये इसको लिख देते हैं जी, अब जगह यहाँ पे थोड़ी है, इसके इक्वल ही लिख देते हैं एच, वो एफ उधर से कट गया है मेरा बेटा, वो ध्यान रखना आप लोग। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये आई की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो ऐसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सा जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो किसके इक्वल है। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ईजी है वो भी जी। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना है ये बहुत ही इजी है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी मैट्रिक्स इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, ये दोनों जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा कि इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होंगी और इनका ऑर्डर भी सेम होगा। जब भी आपको कहा जाए कि 2 मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, इट मींस वो 2 कंडीशंस को पूरा कर रहे होंगे। एक तो ये कि उनका ऑर्डर सेम होगा, दूसरा ये कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बिकॉज मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिसेस आर इक्वल, सो अब इक्वल है तो इसका मतलब इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो अब यही यहाँ पे हमने राइट करना है सबसे पहले
कि जो a प्लस सी है ये किसके इक्वल होगा, 0 के। इसको मैं इक्वेशन 1 राइट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसी तरह जो a प्लस 2b है, a प्लस 2b ये इक्वल किसके है जी, -7 के। ये हमारे पास है जी सेकंड इक्वेशन का नेम दे लेंगे इसको हम। अच्छा, इसके बाद देखें ये c-1 जो है, c-1 ये इक्वल होगा बेटा हमारे पास 3 के। इसको इक्वेशन 3 राइट कर लेंगे हम ऐसे, और लास्ट पे हम इसको राइट करेंगे 4d - 6 ये इक्वल होगा हमारे पास 2d के। ठीक हो गया, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। ये क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं कि आपने 8th क्लास में 6 चैप्टर में सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ठीक है, तो बिल्कुल ये वैसे ही सॉल्व होंगे ये वाले क्वेश्चंस भी, ठीक है। उसमें भी हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते थे, यहाँ पे भी हम उसी से रिलेटेड तरीका है, मिलता जुलता, और ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी हमने। कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 3 है, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसमें एक हमारे पास अननोन वैल्यू है और बाकी सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इससे हम आसानी से वैल्यू सी की फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ राइट कर देते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है जी। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, c-1 इज इक्वल टू 3। यहां से हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c इज इक्वल टू राइट करेंगे 3 + 1, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं जो प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे, यहाँ बताना ही काफी है आपको। 3 + 4 क्या, 3 + 1 होगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 4, ठीक है। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें बेटे कि ये जो d की वैल्यू है ये भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी d वाली वैल्यू है और ये भी d वाली वैल्यू है, और दूसरी जो हमारे पास इसके अलावा वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। जैसे हम वही मैंने आपको बताया कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे कि जब x वाली वैल्यूज होती थी तो हम उनको एक साइड पे कर लेते थे, और जो कांस्टेंट वैल्यूज होती थी उनको दूसरी साइड पे ले जाते थे, ठीक है। इनमें भी वही काम करना है अब हमने। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है जी। इक्वेशन 4 से हमने क्या करना है अब, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। अब d वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे 4d - 2d इज इक्वल टू, ये -6 इधर आके आ रहेगा 6, 4d में से 2d माइनस करेंगे तो हमारे पास 2d आ जाएंगे, ठीक है, यानी 2d रिमेनिंग में आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 6 वैसे रहेगा, हमें क्योंकि d की वैल्यू चाहिए तो d इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 6/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम d को राइट करना चाहें तो d इक्वल आ जाएगा 3 के, ठीक है जी। अभी हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ चुकी है, एक तो हमारे पास c की वैल्यू आई थी, अब हमारे पास आ गई है d की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं a और b, क्योंकि अब हमारे पास इनमें से एक की वैल्यू होगी जो ऑलरेडी हम इनको यूज़ करके फाइंड कर चुके हैं। तो हम पहले 2 वाली ले लेते हैं, चले, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे राइट कर देते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 जी। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, वो है जी हमारे पास a + 2b इज इक्वल टू -7, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू है, a और b में से, अभी तो इनमें से सॉरी कोई भी नहीं है, वो तो c और d की है। चलें अभी इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जी पहले इक्वेशन 1 से वैल्यू a की या c की, यहाँ पे राइट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 से देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये है a + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मालूम की हुई है, तो हम इसको राइट कर देते हैं a + 4 इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल आ जाएगा हमारे पास -4 के, यही वाला -4 हम यहाँ पे पुट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में जो अभी हमने इनकम्प्लीट छोड़ी थी, ठीक है। तो इसमें जब हम -4 पुट करेंगे ये आ जाएगा -4 + 2b इज इक्वल टू -7। ये -4 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे 2b इज इक्वल टू -7 + 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू -3, और b इक्वल आ जाएगा हमारे पास बेटा -3/2,
ठीक है, ये हमारे पास इस तरह b की भी वैल्यू आ गई और हमें a की वैल्यू, b की, c की और d की फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 1 था उसको भी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाए हैं अभी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। किसी भी तरह की, मेरा बेटा, मेरी बेटियाँ, कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये समझ आए हों क्वेश्चन, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये क्वेश्चंस को, ये वीडियोस को पहुंचाएं ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।